मेरा नाम रवि है और ये कहानी मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जो मैं कभी नहीं भूल सकता, बल्कि शायद कभी भूलना चाहूंगा भी नहीं। कॉलेज का पहला दिन हर किसी के लिए खास होता है और मेरे लिए भी था। एक छोटे से गांव से निकलकर इस बड़े शहर में आना, एक नामी कॉलेज में दाखिला मिलना और दोस्तों के साथ एक नए सफर की शुरुआत करना, मैं बहुत उत्साहित था। मुझे कॉलेज के हॉस्टल में कमरा मिला था। यह हॉस्टल काफी पुराना था और शहर के लोग इसे लेकर तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। जैसे ही मैं अपने कमरे की चाबी लेकर चौथे माले पर पहुंचा, वहां का माहौल कुछ अजीब सा लगा। दीवारों पर जाले, पुरानी फटी फटी तस्वीरें और एक अजीब सी खामोशी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मेरे साथ के लड़कों ने बताया कि इस हॉस्टल में एक लड़की ने सालों पहले आत्महत्या कर ली थी। उसका नाम श्वेता था और कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी यहीं भटकती है। मैंने इसे मजाक समझा और हंसते हुए उनकी बातें अनसुनी कर दी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी बेचैनी उठने लगी थी। रात का समय था और मैं अपने बिस्तर पर लेटा सोच रहा था कि ये नए अनुभव मुझे किस दिशा में ले जाएंगे। तभी कमरे में हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। मैंने इसे हवा का झोंका समझा और करवट बदल ली, लेकिन कुछ देर बाद मुझे साफ साफ किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर टहल रहा हो। मैंने दरवाजा खोलकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। खाली गलियारे में एक अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। धीरे धीरे ये आवाजें बढ़ने लगीं। रात के सन्नाटे में ये हल्की हल्की आवाजें जैसे किसी रहस्य को चिल्लाकर बताना चाहती थीं। हर रात मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती। कई बार ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पास खड़ा है, मुझे देख रहा है, पर जब पलट कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। कुछ दिनों बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे भाई, तू हीरो मत बन। इस हॉस्टल में जो भी ज्यादा दिन टिकने की कोशिश करता है, उसे कुछ न कुछ अजीब जरूर महसूस होता है। यहां से कई लोग भाग चुके हैं, कईयों ने तो अपने कमरे ही बदल दिए हैं। उनकी बात सुनकर मैं और घबरा गया। क्या वाकई श्वेता की आत्मा यही है? क्या सच में वो किसी से बदला लेना चाहती है? हॉस्टल की वो रातें मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थीं। जब भी रात का सन्नाटा गहराता, मुझे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती। कभी किसी के कदमों की हल्की आहट, कभी दीवारों पर खरोंचने की आवाजें, और कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे किसी औरत के रोने की आवाज मेरे कमरे के बाहर गूंज रही हो। पहले मैंने सोचा कि शायद ये सब मेरा वहम है, लेकिन धीरे धीरे ये अनुभव और भयानक होते चले गए। एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे बिस्तर के पास आकर सांस ली हो। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने चुपचाप अपने कमरे के हर कोने को देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझ पर नजरें गड़ाए हुए है। मैंने लाइट ऑन करने की हिम्मत जुटाई और जैसे ही रोशनी फैली, मुझे एक हल्की सी परछाई दिखाई दी जो झट से गायब हो गई। ये सब देखकर मेरी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद ये सब मेरे दिमाग का खेल है। अगली सुबह मैंने अपने दोस्त अमित से इस बारे में बात की। वो भी उसी मंजिल पर मेरे बगल वाले कमरे में ही रहता था। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा गंभीर हो गया और बोला, भाई, मैं तुझे डराना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ के किस्से जितने सुनते हैं उससे कहीं ज्यादा खौफनाक हैं। अमित ने बताया कि कुछ साल पहले इसी मंजिल के एक कमरे में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। उसका नाम श्वेता था और वो कॉलेज में बहुत ही होनहार मानी जाती थी। कहते हैं कि उसने किसी दबाव में आकर अपनी जान दे दी थी, लेकिन असली वजह का किसी को नहीं पता। श्वेता के जाने के बाद से ही उस मंजिल पर रहने वालों को तरह तरह की आवाजें और घटनाएं महसूस होती थीं। कई लोगों ने रात में उसके रोने की आवाज सुनी है और कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि उन्होंने उसे देखा है, सफेद कपड़ों में, बिखरे हुए बालों के साथ, उदास और खौफनाक नजरों से देखती हुई। अमित की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे महसूस हुआ कि शायद वही आत्मा मुझे परेशान कर रही है। उस रात मैं बहुत ही डरा हुआ था। जैसे ही रात के 11 बजे मुझे वही रोने की आवाजें सुनाई देने लगीं। मुझे लगा शायद मैं सपने में हूं, पर जैसे ही मैंने आंखें खोलीं, वो आवाज और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज मेरे कानों के बहुत करीब से आ रही हो। आखिरकार मैं डरते डरते उठ खड़ा हुआ और कमरे के बाहर झांकने की कोशिश की। मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोला, लेकिन जैसे ही मैंने बाहर देखा, वहां का अंधेरा बेहद डरावना लग रहा था। अचानक से एक झटका लगा और दरवाजा खुद ही बंद हो गया। मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए थे।
मैं दरवाजे के पास ही बैठ गया और मेरी सांसें तेज हो गईं। तभी मुझे अपने कमरे में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक हल्की परछाई थी, जैसे कोई सफेद कपड़ों में खड़ा हो। उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी वो आंखें मेरे दिल में खौफ भर रही थीं। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं उसे पहचानता हूं। मैं डर के मारे चीख भी नहीं पाया, मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी और जैसे ही मैं कुछ बोलने की कोशिश करने लगा, वो अचानक गायब हो गई। उस रात के बाद से मुझे लगने लगा कि मैं अकेला नहीं हूं। मुझे हर वक्त लगता जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। कभी मुझे लगता कि मेरे पीछे कोई है, तो कभी मुझे लगता कि किसी ने मेरे बिस्तर पर बैठने की कोशिश की। कुछ दिन बाद जब मैं बिस्तर पर लेटा था, मुझे लगा जैसे कोई मेरा बिस्तर खींच रहा हो। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि मेरे बिस्तर के किनारे एक परछाई खड़ी है। वो धीरे धीरे मेरी ओर झुकने लगी। उसकी आंखों में एक भयानक क्रोध था और उसके चेहरे पर उदासी की झलक थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी गहरे दुख में हो। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और जोर से "कौन हो तुम?" कहा, लेकिन मेरे सवाल के जवाब में वो सिर्फ मुझे घूरती रही, जैसे मेरी आत्मा को देख रही हो। फिर अचानक वो गायब हो गई, लेकिन उसके जाने के बाद भी मैं उसकी ठंडी मौजूदगी को महसूस कर पा रहा था। मेरे कमरे में एक अजीब सी ठंड फैल गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझसे कुछ कहना चाहता हो। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने तय कर लिया कि इस मामले की जड़ तक पहुंचकर रहूंगा। अगले दिन मैंने कॉलेज के लाइब्रेरी में जाकर कुछ पुराने अखबारों में श्वेता की खबरें ढूंढनी शुरू कर दी। मुझे पता चला कि श्वेता बहुत ही इंटेलिजेंट और होनहार लड़की थी, लेकिन कॉलेज के कुछ लोगों ने उसके साथ गलत व्यवहार किया था, जिससे वो गहरे तनाव में चली गई थी। उसने कई बार शिकायत भी की थी, लेकिन किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार वो तंग आकर उसने अपनी जान दे दी। श्वेता के जाने के बाद कई छात्रों ने उस मंजिल पर रहना छोड़ दिया था। जो भी वहां रहने की कोशिश करता, उसे किसी न किसी तरह की डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता। अब मैं समझ चुका था कि श्वेता की आत्मा अभी तक इस दुनिया में भटक रही है। वो शायद अपना दर्द और दुख किसी के साथ बांटना चाहती थी या फिर अपनी पीड़ा से मुक्ति पाना चाहती थी। उस रात मैं डरते डरते सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैं आंखें बंद करता, मुझे उसकी परछाई दिखाई देने लगती। उसने मुझे चैन से सोने नहीं दिया। हर बार मैं उठकर लाइट जलाता, लेकिन जैसे ही लाइट बंद करता, वो फिर से आ जाती। अगले कुछ दिनों में ये घटनाएं और ज्यादा होने लगीं। मैं थक गया था, मानसिक रूप से टूट चुका था। मुझे हर रात एक भयानक ख्वाब आता जिसमें मैं श्वेता को उसके आखिरी पलों में देखता। वो बार बार मुझसे मदद की गुहार करती, पर मैं कुछ नहीं कर पाता। एक रात जब मैं सो नहीं पा रहा था, मुझे लगा जैसे श्वेता की आत्मा मुझसे कुछ कहना चाहती है। मैंने खुद को मजबूत बनाया और कहा, "तुम मुझसे क्या चाहती हो?" तभी मेरे कानों में उसकी धीमी धीमी आवाज गूंजने लगी, "मुझे न्याय चाहिए।" उसके शब्दों में इतनी कड़वाहट और दर्द था कि मेरी रूह कांप गई। उसने मुझसे कहा कि वो तब तक चैन से नहीं रह पाएगी जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, श्वेता की आत्मा की मदद करना, ताकि उसे शांति मिल सके। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब मेरे लिए कितनी मुसीबत बन सकता है। रातें अब और भी ज्यादा खौफनाक होती जा रही थीं। हॉस्टल के उस कमरे में अब सन्नाटे का भी शोर होने लगा था। मैं हर पल ये महसूस करने लगा था कि मेरे इर्द गिर्द कोई भटक रहा है, जैसे किसी की आत्मा मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। लेकिन जो सबसे डरावना था, वो था उस औरत का चेहरा जो हर रात मुझे दिखाई देती थी। श्वेता की आत्मा मेरी रातों की नींद और दिनों का चैन छीन चुकी थी। अमित और मैंने एक रात यह तय किया कि इस मामले की तह तक जाकर ही हम चैन की सांस लेंगे, पर हमें कोई अंदाजा नहीं था कि यह रास्ता कितना डरावना हो सकता है। हमने कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड खंगालने का सोचा, जहां शायद हमें श्वेता के बारे में कुछ और जानकारी मिल सके। कॉलेज की लाइब्रेरी में जब हम पहुंचे तो पुरानी फाइलों को पलटते हुए हमें श्वेता की तस्वीर मिली। तस्वीर में वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द भी साफ नजर आ रहा था। उस फोटो के साथ एक रिपोर्ट थी जिसमें उसके सुसाइड का जिक्र था। रिपोर्ट में लिखा था कि श्वेता ने आत्महत्या अपने कमरे में की थी और उसका शव फांसी के फंदे से लटका मिला था। रिपोर्ट में उसके कुछ दोस्तों और कॉलेज के स्टाफ के बयान भी थे। पढ़कर पता चला कि श्वेता काफी दबाव में थी और उसके कुछ साथियों ने उसका मानसिक उत्पीड़न किया था।
हालांकि किसी ने उसे सीधे तौर पर दोषी नहीं ठहराया, लेकिन इन सब से यह साफ हो गया कि वह एक भयानक तनाव से गुजर रही थी। उस रात जब हम लाइब्रेरी से वापस लौटे तो मैंने महसूस किया कि जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो। अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे कान के पास किसी ने कुछ फुसफुसाया हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अमित भी डर के मारे कांप रहा था। हम जल्दी से अपने कमरे में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। अमित ने मुझसे कहा, भाई, अब यह मामला हमारे बस का नहीं है, हमें किसी से मदद लेनी चाहिए। लेकिन मुझे यह एहसास हो गया था कि श्वेता की आत्मा हमसे कुछ कहना चाहती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो चाहती थी कि हम उसके दर्द को समझें और उसे मुक्ति दिलाएं। रात में जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मुझे फिर वही खटखटाहट और आवाजें सुनाई देने लगी। कभी कभी ऐसा लगता कि किसी ने मेरे बिस्तर पर धीरे से हाथ रखा हो। मैं हड़बड़ाकर उठ जाता, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन करता वहां कोई नहीं होता। कुछ दिन बाद एक और घटना हुई। उस दिन अमित किसी काम से बाहर गया था और मैं अपने कमरे में अकेला था। रात के करीब 2 बजे अचानक मेरी खिड़की खुद ब खुद खुल गई और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। उस हवा में एक अजीब सा एहसास था, जैसे वो मुझे छूकर गुजर रही हो। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। तभी मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास आकर खड़ा हो गया हो। मैंने धीरे से आंखें खोलकर देखा तो मेरे सामने एक परछाई खड़ी थी। वो परछाई श्वेता की थी। उसकी आंखों में वो दर्द था जिसे मैं देख भी नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस कर सकता था। वो मुझे देख रही थी और अचानक उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में ही फंस गई थी। अमित और मैंने तय किया कि हमें उस हॉस्टल के पुराने तहखाने की जांच करनी चाहिए, जहां हमें उम्मीद थी कि शायद श्वेता से जुड़े कुछ और रहस्य मिल जाए। रात के 3 बजे हम दोनों ने हिम्मत जुटाई और टॉर्च लेकर उस तहखाने में चले गए। वहां एक पुराना कमरा था जहां किसी के होने का कोई प्रमाण नहीं था। दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमा थी। जैसे ही हम कमरे में घुसे, वहां एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां किसी की आत्मा फंसी हो और वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही हो। कमरे के एक कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी थी जिसमें श्वेता के हाथ की लिखावट थी। डायरी के पन्नों को पलटते हुए हमने उसकी जिंदगी के दर्द भरे पलों को महसूस किया। वो बार बार लिखती थी कि कैसे उसे मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। आखिरी पन्ने में उसने लिखा था, अगर मेरी मौत हो भी जाए तो भी मैं चैन से नहीं रह पाऊंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। तहखाने से लौटने के बाद हम दोनों एक अजीब डर और उलझन में थे। वो रात अब तक की सबसे भयानक रात साबित होने वाली थी। जब मैं अपने कमरे में वापस आया और लाइट बंद की तो मुझे कमरे में एक ठंडक महसूस हुई। मैं बिस्तर पर लेटा ही था कि अचानक से मुझे फिर वही हल्की हल्की रोने की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज इतनी करीब थी कि ऐसा लगा जैसे वो मेरे कान के पास ही हो। मैंने हिम्मत करके आंखें खोली और जैसे ही मैं उठने लगा, मेरे पैरों के पास किसी का हाथ आ गया। मैंने झट से पैर पीछे खींचे, लेकिन डर के मारे मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वो परछाई फिर से मेरे सामने प्रकट हो गई। उसके चेहरे पर एक भयानक दर्द और क्रोध था। उसने मेरी ओर इशारा किया और मेरे कानों में फुसफुसाते हुए कहा, तुम मुझे यहां से निकालोगे या नहीं? उसकी आवाज में इतनी तीव्रता और गहराई थी कि मेरी सांसें रुक गईं। अब मुझे समझ आ गया था कि श्वेता की आत्मा को मुक्त करने का एक ही तरीका था, उसे न्याय दिलाना। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो न्याय कैसे मिलेगा। मैं अपने दोस्त अमित के पास गया और उसे सब कुछ बताया। हमने तय किया कि अगले दिन कॉलेज के डीन से मिलकर इस मामले की रिपोर्ट करेंगे और श्वेता के साथ हुई नाइंसाफी को सामने लाएंगे। उस रात मैं सो नहीं पाया। हर बार जब मैं आंखें बंद करता, मुझे श्वेता की तस्वीर दिखाई देती, उसके दर्द और डर के साथ। वो मुझे हर जगह दिखाई देने लगी थी, जैसे वो मेरे दिमाग पर पूरी तरह से काबिज हो चुकी हो। अगले दिन जब हम डीन से मिले तो हमें पता चला कि वो लोग पहले से ही इस घटना के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने इस मामले को दबा दिया था ताकि कॉलेज की प्रतिष्ठा खराब ना हो। ये सुनकर मुझे गहरा आघात लगा। मुझे समझ आ गया कि श्वेता की आत्मा को सुकून तभी मिलेगा जब इस मामले को सबके सामने लाया जाएगा। लेकिन मुझे डर था
कि इस काम में मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। जब डीन से मुलाकात के बाद हमें कॉलेज के सिस्टम की सच्चाई का एहसास हुआ तो दिल में एक अजीब सा डर और गुस्सा उभरने लगा। ऐसा लग रहा था कि इस कॉलेज ने न सिर्फ श्वेता के साथ अन्याय किया बल्कि उसकी आत्मा को भी यहां बांध कर रख दिया। अमित और मैं अब इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। हमें श्वेता के साथ हुई नाइंसाफी को उजागर करना ही था। उस रात मैं और अमित कमरे में बैठे इस मसले पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक लाइटें बुझ गईं। यह कोई साधारण बिजली का जाना नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो कोई शक्ति हमें चेतावनी दे रही हो। कमरे में अंधेरा गहरा था और हमारे बीच एक खामोशी छा गई। अचानक हमें फिर वही धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने महसूस किया कि श्वेता की आत्मा हमारे आसपास थी और वह हमारे जरिए कुछ कहना चाहती थी। तभी मेरे कानों के पास एक ठंडी सी हवा का झोंका आया और एक कंपा देने वाली फुसफुसाहट सुनाई दी। मुझे न्याय दिलाओ, मेरे दर्द को सबके सामने लाओ। रात के करीब 3 बज रहे थे और नींद का नामो निशान नहीं था। अमित और मैंने एक बार फिर हॉस्टल के उस कमरे की तरफ जाने का फैसला किया जहां श्वेता की आत्मा को सबसे ज्यादा महसूस किया जाता था। जैसे ही हम वहां पहुंचे, कमरे का दरवाजा खुद ब खुद धीरे से खुल गया। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कोई बुरी शक्ति हमेशा के लिए बसी हुई हो। अंदर दाखिल होते ही मेरी आंखें एकदम चौकस हो गईं। कमरे के बीचों बीच एक पुराना टूटा हुआ शीशा था जिसमें अजीब सी आकृतियां उभरती नजर आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे शीशे में कोई दृश्य बार बार दोहराया जा रहा हो। मैंने देखा कि शीशे में श्वेता की परछाई दिखाई दे रही थी जो दर्द से कराहते हुए अपना गला पकड़े हुए थी, मानो किसी ने उसे गला घोंट कर मारा हो। अचानक से कमरे में हवा की ठंडक और बढ़ गई। अमित ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, रवि, यहां कुछ सही नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। पर मैं वापस जाने के लिए तैयार नहीं था। मैंने महसूस किया कि श्वेता की आत्मा हमें कुछ दिखाना चाह रही थी, एक भयानक सच जो अब तक छिपा हुआ था। जैसे ही मैंने शीशे की ओर हाथ बढ़ाया, अचानक कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। दीवारों से खून टपकने लगा और वहां एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। हम दोनों पूरी तरह डर के साये में थे, लेकिन अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। अचानक कमरे में एक तेज चीख गूंज उठी। यह श्वेता की चीख थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आखिरी सांस में मदद के लिए पुकार रही हो। मैंने अमित की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, पर मैं जानता था कि अगर आज हमने कदम पीछे हटाए तो शायद श्वेता की आत्मा कभी शांति नहीं पा सकेगी। अगले दिन हमने श्वेता के उन दोस्तों की खोज शुरू की जिनका नाम रिपोर्ट में था। हमें कुछ छात्रों का पता चला जो उस समय उसके करीबी माने जाते थे। उनमें से एक नाम था आर्या, जो अब भी उसी शहर में रहती थी। हमने तय किया कि सबसे पहले उसी से बात करेंगे। आर्या से मिलने पर उसकी आंखों में डर और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने बताया कि श्वेता के साथ कैसे उसके दोस्तों ने उसे धोखा दिया और मानसिक उत्पीड़न किया। आर्या ने कहा, श्वेता हमेशा मुस्कुराती रहती थी, लेकिन अंदर से वो टूट चुकी थी। उसे कभी किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। हमारे बीच एक गहरी साजिश थी जिसे मैंने उस वक्त नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अब पछतावा होता है। आर्या की बातों से हमें श्वेता के दर्द का और भी गहराई से एहसास हुआ। यह सिर्फ आत्महत्या का मामला नहीं था, यह एक साजिश थी जिसमें श्वेता को जानबूझकर मानसिक तौर पर तोड़ा गया था। आर्या से मिलने के बाद हम समझ चुके थे कि श्वेता की आत्मा क्यों भटक रही है, लेकिन हमारा असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब हम उस सच्चाई को सबके सामने लाने की कोशिश करने लगे। हॉस्टल के कुछ पुराने स्टाफ और प्रिंसिपल ने इस मामले को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की। तभी एक रात जब मैं और अमित सो रहे थे, हमारे कमरे में अचानक से खून की बूंदें टपकने लगी। कमरे की दीवारें लाल हो गईं और श्वेता की चीखें हमारे कानों में गूंजने लगीं। अमित ने घबराते हुए कहा, रवि, यहां से चलो, यह जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। पर मुझे पता था कि हमें अब इस हॉस्टल की सच्चाई सबके सामने लानी होगी, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अगले दिन मैंने हॉस्टल के एक छोटे से समारोह में छात्रों के सामने श्वेता की कहानी सुनाई। मेरे शब्दों में उसकी पीड़ा और दर्द था।
श्रोताओं में सन्नाटा छा गया और कुछ छात्रों की आंखों में आंसू आ गए। पर उस रात जब मैं अपने कमरे में था, मैंने देखा कि श्वेता की आत्मा मेरे पास आई। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था, बल्कि शांति की एक झलक थी। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी और जैसे ही उसने मुझे छुआ, उसकी परछाई गायब हो गई। परंतु वह डर और खौफ मेरे अंदर हमेशा के लिए समा गया। श्वेता की आत्मा से मिलने के बाद मेरे अंदर अजीब सा सन्नाटा छा गया था। उसकी आंखों में जो दर्द और पीड़ा थी, वह मुझे हर पल महसूस होती रही। पर फिर भी मुझे अंदर से लग रहा था कि श्वेता अब भी शांति में नहीं है। ऐसा लगा कि कुछ बड़ा रहस्य अब भी अनकहा रह गया था। अमित ने मुझसे कहा, रवि, मुझे लगता है कि अब हमें यह हॉस्टल छोड़ देना चाहिए। जो भी हमें करना था हमने कर दिया। अब हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं जानता था कि हॉस्टल से जाने का मतलब श्वेता की आत्मा को अधूरा छोड़ देना है, और ऐसा करने से मुझे चैन नहीं मिलने वाला था। मैंने तय कर लिया था कि इस कहानी का आखिरी अध्याय पूरी तरह खत्म करने से पहले मैं यहां से नहीं जाऊंगा। उस रात मैंने एक बार फिर हॉस्टल के उस कमरे में जाने का फैसला किया जहां श्वेता की आत्मा का सबसे ज्यादा एहसास होता था। अमित ने मेरे साथ जाने से मना कर दिया था, इसलिए मैं अकेला ही उस कमरे में गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, कमरे में एक घुप्प अंधेरा छा गया। मेरे कदम रखते ही कमरा अपने आप बंद हो गया और मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे अंदर कैद कर दिया हो। चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगीं, कुछ चीखें, कुछ खौफनाक फुसफुसाहटें और किसी के चलने की आहट। मैं डर के मारे पसीने पसीने हो गया, लेकिन अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने कमरे के बीचों बीच खड़े होकर जोर से पुकारा, श्वेता, अगर तुम यहां हो तो मुझे अपना संदेश दो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, तुम्हें न्याय दिलाना चाहता हूं। अचानक कमरे के एक कोने में धुंधली आकृति बनने लगी। श्वेता की आत्मा मेरे सामने प्रकट हुई। उसके चेहरे पर भयानक दर्द था और उसकी आवाज कंप कपाती हुई थी। उसने मुझे एक घटना दिखाना शुरू किया, घटना जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं उसके अतीत में पहुंच गया हूं। उसने दिखाया कि कुछ छात्राओं ने उसके साथ एक बुरा मजाक किया था और उसे ब्लैकमेल करने के लिए उसकी कुछ तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी थी। उन लोगों ने उसे मानसिक रूप से इतना तोड़ दिया कि वह आत्महत्या करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं देख पाई। ये सब देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे समझ आ गया था कि श्वेता की आत्मा क्यों भटक रही थी। उसे सिर्फ न्याय की दरकार थी और वह यह चाहती थी कि उसका सच सबके सामने आए। मैं कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी अचानक दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। कमरे में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया और फिर चारों तरफ खून के धब्बे उभरने लगे। दीवारों से खून टपकने लगा और अजीब अजीब आकृतियां बनती दिखाई दी। मुझे ऐसा लगा कि श्वेता की आत्मा ने अब आखिरी बार मुझे चेतावनी दी है। वह नहीं चाहती थी कि मैं उस सच्चाई को दबा दूं जो उसे न्याय दिला सकता था। मैंने अंदर से हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हारे लिए न्याय का रास्ता तैयार करूंगा श्वेता। मैं तुम्हारा दर्द सबके सामने लाऊंगा। यह कहते ही कमरे में सब कुछ अचानक से शांत हो गया। दीवारों पर खून के धब्बे गायब हो गए और दरवाजा अपने आप खुल गया। अगले दिन मैंने कॉलेज के हर छात्र और स्टाफ के सामने श्वेता की कहानी रखी। मैंने उस वीडियो फुटेज को भी सबके सामने दिखाया जिसमें वह घटना कैद थी। कुछ लोग डर से कांप उठे, जबकि कुछ की आंखों में पश्चाताप झलक रहा था। परंतु कहानी का असली खौफनाक मोड़ उस रात आया जब मैं हॉस्टल के बाहर खड़ा था। तभी अचानक मैंने देखा कि श्वेता की आत्मा मुझे मुस्कुराते हुए अलविदा कह रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी ठंडक और भयानकता थी। और फिर अगले ही पल वह गायब हो गई। मेरे दिमाग में वह खौफनाक मंजर हमेशा के लिए बसा रह गया। श्वेता की आत्मा ने मुक्ति पाई, लेकिन उसने मेरे अंदर एक डर छोड़ दिया जो शायद कभी खत्म नहीं होगा।